क्या ईरान के दबाव में अमेरिका अपनी नौसैनिक ताकत पीछे खींच रहा है? सोचिए, एक ऐसा युद्धपोत जिसे अमेरिका समुद्र के बीच अपना चलता फिरता एयरबेस कहते हैं, जिसके ऊपर दर्जनों लड़ाकू विमान तैनात हैं, जिसके अंदर हजारों अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और जिसकी कीमत, ताकत और तकनीक इतनी है कि दुनिया के किसी भी देश के लिए इसे चुनौती देना आसान नहीं माना जाता। लेकिन आज सवाल यह है, अगर अमेरिका इतना ताकतवर है तो फिर उसकी यही एयरबेस महीनों तक समुद्र में रहने के बाद वापस क्यों बुलाया जा रहा है? क्या अमेरिका ईरान के सामने अपनी रणनीति बदल रहा है? क्या लंबे युद्ध ने अमेरिका नौसेना पर ऐसा दबाव बना दिया है कि अब एक के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर को रोटेट करना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सामान्य सैन्य रोटेशन है या ईरान के खिलाफ अमेरिका की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नेशन डिकोड में। मैं हूं आपका दोस्त। आज इस वीडियो में बताएंगे कि आज हम किसी सनसनी के आधार पर नहीं बल्कि उपलब्ध रिपोर्टों और घटनाओं को जोड़कर समझेंगे आखिर यूएसएस यानी अरबांस लिंकॉन के पीछे हटने की खबर असली मतलब क्या है। पहले समझिए, यूएसएस अब्राहम लिंकॉन आखिर है क्या। साथियों, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं जिसके नाम की आज इतनी चर्चा हो रही है। यह कोई साधारण युद्धपोत नहीं है। यह यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का एक निमिज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। आसान भाषा में अगर हम इसको समझेंगे, अगर किसी देश का एयरबेस जमीन पर बना होता है तो अमेरिका उसी कॉन्सेप्ट को समुद्र पर लेकर चलता है। इस जहाज के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, यानी जहाज खुद एक चलता फिरता एयरबेस है। अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हजारों सेलर्स और मैरीन्स काम करते हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ डिस्ट्रॉयर तथा दूसरे युद्धपोत उसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसे में यही वजह है कि इसका पीछे क्या कारण है। यह एक पूरा सैन्य सिस्टम है और यही कारण है कि जब अमेरिका किसी समुद्र के क्षेत्र में एयरक्राफ्ट कैरियर भेजता है तो दुनिया के बाकी देशों को संदेश जाता है अमेरिका यहां मौजूद है। लेकिन अब कहानी में आया बड़ा मोड़ क्या है, तो यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबे समय में मिडिल ईस्ट क्षेत्र में मौजूद रहा। अमेरिकी नेवी के सार्वजनिक रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल 2026 में अरबियन सी और ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के समर्थन में तैनात था। लेकिन अब इसकी लंबी डिप्लॉयमेंट खुद चर्चा का विषय बन गई है। रिपोर्ट्सों के अनुसार कैरियर ने 200 से ज्यादा लगातार दिन समुद्र में बिताए हैं, जो आधुनिक अमेरिकी नौसेना के लिए बेहद ही असाधारण रूप से लंबी तैनात है। अब सोचिए, एक सैनिक के लिए कुछ दिन समुद्र में रहना एक बात है, कुछ हफ्ते रहना दूसरी बात है, लेकिन जब महीनों तक आपका घर, आपका ऑफिस, आपका युद्ध क्षेत्र और आपकी पूरी दुनिया एक ही जहाज ही बन जाए तो मानसिक और शारीरिक दबाव कितना बढ़ सकता है, इसकी कल्पना तो आप कर सकते हैं। और यहीं से अमेरिका में सवाल उठने लगे। कुछ अमेरिकी परिवारों और सांसदों ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात सैनिकों की परिस्थितियों और मेंटल हेल्थ को लेकर चिंता जताई है। कुछ रिपोर्टों में सेलर डिस्ट्रेस, ओवरबोर्ड इंक्लीडेंट्स की बात सामने आई है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात तो समझना जरूरी है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों में इन रिपोर्ट्स के कुछ निष्कर्षों की चुनौती दी है। CENTCOM यानी कमांडर एडमिरल ब्राड कोपर ने कहा कि लंबी डिप्लॉयमेंट निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन लिंकॉन पर मेंटल हेल्थ केसेस को लेकर तस्वीर उतनी भयावना नहीं है जितनी कुछ रिपोर्टों में दिखाई गई है। उनके मुताबिक लिंकॉन पर मेंटल हेल्थ क्लास एक्टिव कैरियर के सबसे कम स्तर है। तो फिर असली सवाल क्या है? क्या अमेरिका का जहाज संकट में है? क्या अमेरिका एक बहुत लंबे युद्ध की कीमत चुका रहा है? यहीं से पूरी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े रणनीतिक बदलाव पर। कुछ समय पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेवल प्रेजेंस को देखिए तो यूएसएस जनरल आर फोर्ड के क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक डेवलप्ड रहा, लेकिन इतना लंबा कि मई 2026 से वह 326 दिनों की हिस्टोरिक डिप्लॉयमेंट के बाद वापस अमेरिका पहुंचा। अब अब्राहम लिंकन की डिप्लॉयमेंट की चर्चा हो रही है तो उसकी जगह यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को पैसिफिक मिडिल ईस्ट की तरफ से भेजे जाने की खबर सामने आई है। अब यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात को समझिए, जहाज बदलना हमेशा हार नहीं होता। नौसेना में रोटेशन सामान्य मिलिट्री प्रैक्टिस, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर उसका ग्रीव अनिश्चित का एक जगह नहीं रह जाता। लेकिन जब एक तरफ युद्ध लंबा खींच रहा हो और दूसरी तरफ कैरियर डिप्लोमेट्स साधारण रूप से
घिरी हो, तब तीसरी तरफ पैसिफिक दूसरे स्ट्रेटेजिक थ्रेट से भी ज्यादा हटकर मिडिल ईस्ट में भेजना पड़े तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या अमेरिका की मिलिट्री रिसोर्स पर दबाव बढ़ रहा है और इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं पड़ेगा? अब जरा नक्शा अपने दिमाग में रखिए। अमेरिका को सिर्फ ईरान नहीं देखना है, उसे एक साथ कई मोर्चे देखने पड़ते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान, पैसिफिक में अगर आप ये देखेगा तो चाइना और कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया, और दुनिया के दूसरे हिस्सों में अमेरिका मिलिट्री कम्युनिटीज को देखना पड़ता है। यानी अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ दुश्मन की ताकत नहीं है, उसकी एक बड़ी चुनौती है अपनी ताकत को एक साथ कई जगह बनाए रखना। अगर आप मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर भेजते हैं तो सवाल उठ जाता है कि पैसिफिक का क्या होगा, और अगर पैसिफिक में कैरियर हटाते हैं तो चाइना और नॉर्थ कोरिया की गतिविधियां पर इसका क्या असर पड़ेगा। यही कारण है कि यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन का मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ना केवल एक जहाज की मूवमेंट नहीं है, यह एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट है। अब सवाल क्या अमेरिका ईरान से डर गया? यहां आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी पड़ेगी कि डेस्टिनेशन बताना चाहता हूं कि कैरियर रोटेशन को सीधे सीधे अमेरिका अफ्रेड ऑफ ईरान कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका नेवी के पास अभी भी बड़ी नेवल कैपेबिलिटी मौजूद है, और जॉर्ज वाशिंगटन की लिंकॉन की जगह भेजना भी अमेरिका मिलिट्री प्रेजेंस खत्म करना नहीं है, बल्कि यह बताता है कि अमेरिका अपनी नेवल प्रेजेंस को बनाए हुए रखता है, एक कैरियर और उसके ग्रिव को रोटेट करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ उतना ही सच, इतनी लंबी डेवलपमेंट अपने आप में मिलिट्री एंड्यूरेंस की परीक्षा होती है, और यही असली कहानी है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर बात हम ईरान की करते हैं तो ईरान के पास अमेरिका जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट तो नहीं है, उसके पास अमेरिकी जैसे ग्लोबल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ईरान के पास एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी है, जैसे मिसाइल्स, ड्रोन्स, फास्ट अटैक, और सबसे महत्वपूर्ण तो जियोग्राफी, यानी हार्मोज स्ट्रेट ऑफ प्रेजिसम गुल्फ का क्षेत्र ऐसा है जहां छोटे से छोटे मैरीटाइम थ्रेट को भी गंभीरता से लेना पड़ता है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर कितना भी शक्तिशाली हो, वह अकेला नहीं चलता, उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं और सर्वाइलेंस सिस्टम होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ईरान के पास, तो इसके पास अन्य शक्तियां जो ऐसी हैं जो उसको थोड़ा सा कमजोर बनाती है। यही ईरान की रणनीति का दूसरा पहलू है। अगर आपके पास अमेरिका जितना बड़े हथियार तंत्र नहीं है तो आपके जरूरी नहीं कि उसी तरीके के युद्ध लड़ना पड़े। आप एसिमेट्रिक स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, सस्ता ड्रोन बनाम महंगा इंटरपेक्टर बना सकते हैं, छोटी मैरिटाइम थ्रेट बनाम वॉरशिप, और मिसाइल अटैक बनाम अरबों डॉलर का मिलिट्री एसेट। यही आधुनिक युद्ध का एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या सिर्फ ज्यादा महंगे और टेक्नोलॉजी की एडवांस वेपन्स होना ही जीत की गारंटी है, या फिर लंबे युद्ध में जिसके ज्यादा इंडिविजुअल है वह ज्यादा देर तक टिकेगा? और यहाँ अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि इंड्योरेंस, यानी अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है, लेकिन पावरफुल होना, लगातार युद्ध लड़ते रहना दो अलग बातें हैं। अगर युद्ध कुछ दिनों का है तो अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन अगर युद्ध महीनों तक चलता है तो फिर सवाल बदल जाते हैं। कितने मिसाइल्स बचे, कितने इंटरसेप्टर्स बचे, कितने एयरक्राफ्ट लगातार उड़ाए जा सकते हैं, कितने सेलेक्ट डिप्लॉयमेंट में रह सकते हैं, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साथ अलग अलग थिएटर में रखा जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, सैनिकों का मोरल कितना मजबूत रखा जा सकता है। यही कारण है कि अब्राहम लिंकन की लंबी डिप्लॉयमेंट केवल एक शिप की कहानी नहीं रही, अब यह मॉडरेट वारफेयर मिलिट्री एंड्यूरेंस की कहानी हो चुकी है। और अब इजराइल का फैक्टर को समझते हैं तो मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे कि अमेरिका अकेला एक्टर नहीं है। इजराइल ईरान के साथ अपनी सिक्योरिटी कंसर्न करता है, और अमेरिका की अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। गुल्फ कंट्रीज की अपनी चिंताएं हैं, और ईरान के साथ चाइना तथा रसिया के रिश्ते इस पूरे जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को और जटिल बनाते हैं। इसलिए अगर अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट में लंबे समय तक पहुंच रहता है तो इसका असर तेहरान वाशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर इजराइल, गल्फ, चाइना, रसिया और इंडो पैसिफिक तक जा सकता है। यानी मिडिल ईस्ट का युद्ध धीरे धीरे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का हिस्सा बन सकता है। तो क्या अब्राहम लिंकन की वापसी अमेरिका की हार है? मेरी समझ से सिर्फ एक घटना के आधार पर ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अमेरिका कैरियर को हटाकर खाली नहीं बैठ रहा, उसकी जगह दूसरा कैरियर भेजा जा रहा है। और पेंटागन का कहना है कि रोटेशन बॉर्डर को ऑपरेशनल प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ इससे डिप्लोमेट की लंबाई, सैनिकों की वेलफेयर को लेकर उठते सवाल हैं, तो परिवारों की चिंता और मिडिल ईस्ट के साथ पैसिफिक से अमेरिकी
कॉम्बिनेमेंट होते हैं, ये सभी मिलकर एक बड़ा सवाल जरूर पैदा करते हैं, अमेरिका कितने मोर्चे के साथ एक संभाल सकता है, और उससे सबसे बड़ा सवाल कितने लंबे समय तक। अंतिम सवाल तो ये बनता है कि तो साथियों आज की पूरी कहानी और इस वीडियो में न्यूज में आप क्या देखे हैं। मैं तो कहूंगा कि समझना होगा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन का मामला अमेरिका की कमजोरी का सीधा प्रमाण नहीं है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि लंबे युद्ध में अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर को मैनेज करने की कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ईरान कॉन्फ्लिक्ट आगे को लंबा खींचता है तो असली परीक्षा मिसाइल की नहीं होगी, असली परीक्षा होगी लॉजिस्टिक, मनी, वेपन्स स्टॉक और एलियंस और सबसे बड़ा अलायंस और सबसे बढ़कर सैनिकों को मोरल्स की। क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं जाते, युद्ध सप्लाई चेन में जीते जाते हैं, युद्ध इकोनॉमी में जीते जाते हैं और युद्ध डिप्लोमेसी में भी जीते जाते हैं, और अंत में युद्ध में उस धैर्य से जीते जाते हैं जो सबसे ज्यादा देर तक टिका जा सके। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है यूएसएस अब्राहम लिंकन की रोटेशन सिर्फ सामान्य मिलिट्री रोटेशन है या फिर ईरान वार में अमेरिका के सामने बढ़ते ऑपरेशन प्रेशर का संकेत है? क्या अमेरिका का एक साथ मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक दोनों मोर्चों पर अपनी पूरी ताकत बनाए रख पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको दुनिया की बड़ी जियोपॉलिटिकल घटनाओं का आसान भाषा में समझना पसंद है तो नेशन डिकोड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक बड़ी और खबर के साथ, उसके पीछे छुपी पूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेशन डिकोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।